Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis for 2nd of May 2026. 2 मई 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की बड़ी खबर के साथ, जो है जीएसटी कलेक्शंस राइज टू अ रिकॉर्ड ऑफ 2.43 लाख करोड़ इन अप्रैल। अब यहाँ पे इस न्यूज़ में हमको ये मतलब नहीं कि जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ क्या नहीं हुआ। एक पहले तो एक ट्रेंड देखो लिखा हुआ है, 24 से 26 तक का एक मैप बना हुआ है कि कैसे कलेक्शन हुआ है, तो बढ़ता घटता रहा है। तो सबसे पहले बात तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कोई फिक्स्ड ऐसा कोई पैटर्न नहीं कि बढ़ रहा है या घट रहा है। तो क्या होता है, यूपीएससी कई बार स्टेटमेंट बना के देता है क्वेश्चन, जैसे स्टेटमेंट वन दे देगा कि जीएसटी कलेक्शंस हैव बीन कंटिन्यूअसली राइजिंग सिंस अप्रैल 2024। जैसे अगर आपको ये दे दिया तो ये भी गलत है। कंटिन्यूअसली राइजिंग नहीं होता, किसी बार ज़्यादा होता है, किसी मंथ में कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कंटिन्यूअसली राइजिंग वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, कई बार आपसे यूपीएससी ये पूछ सकता है, जैसे जीएसटी के बारे में पूछ सकता है, तो वो एक बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी के पहले तो कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी को वैट पहले लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स होता था, ये सारी चीज़ों को रिप्लेस करके जीएसटी लगता है। अब जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपल स्टेजेस, अलग अलग जो स्टेजेस हैं प्रोडक्शन की, उन सब में जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके ऊपर लगता है जीएसटी, इसलिए मल्टी स्टेज टैक्स है। और एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मान लो कर्नाटका से महाराष्ट्र जा रहा है कोई प्रोडक्ट, तो डेस्टिनेशन पे लगता है, महाराष्ट्र में है ना। तो बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, दैट इज लेवीड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। किस पे लगता है ये? वैल्यू एडिशन पे। कितना वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास आटा है, आटे से आपने ब्रेड बनाई, तो आटे को ब्रेड में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया? वैल्यू एडिशन किया है ना, कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया है। तो इन सब चीज़ों पे टैक्स लगेगा, ठीक है ना, याद रखना। इसके अलावा इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? तो इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2017 को हुआ था, जब वन नेशन वन टैक्स की जो कहना चाहिए कि जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का वो आया। और इसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और दो पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। एक तो ई इनवॉइसिंग, जो ई इनवॉइसिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ई वे बिल। ई वे बिल कब लागू होता है? जब आपका माल ट्रांसफर हो रहा होता है, जैसे ट्रक व्रक में लोड होकर जाता है ना माल, तो उसमें ई वे बिल रखना जरूरी है। तो ये ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी कंप्लायंस। तो दैट इज अगेन नथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक फैक्ट पूछा जाता है कि कौन से टैक्स इसके अंदर सब्ज्यूम हो गए हैं और कौन से टैक्स अभी भी बचे हुए हैं। तो जैसे इसमें सब्ज्यूम जो हो गए हैं वो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, इसके अलावा एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सेस, स्टेट का वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स। इसके अलावा यहाँ पे लिखा नहीं है बट एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब भी इसके अंदर सब्ज्यूम हो गए हैं। अब कौन से टैक्स सब्ज्यूम नहीं हुए हैं? तो जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी सब्ज्यूम नहीं हुई है, टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल सब्ज्यूम नहीं हुआ है, टैक्स ऑन टोबैको एंड अल्कोहल नहीं हुआ है, स्टैंप ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी, अभी भी जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं उसमें स्टैंप ड्यूटी लगती है, वो भी नहीं सब्ज्यूम हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं सब्ज्यूम हुई है, व्हीकल टैक्स नहीं सब्ज्यूम हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं सब्ज्यूम हुआ है, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, सेस, ये सारी चीज़ें सब्ज्यूम हो गई हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं दूसरी और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड यहाँ पे इसको लोड जान दीजिए थोड़ा। हाँ, यहाँ पे अगली न्यूज़ जो है वो सेकंड पेज पे आपको मिलेगी। इन अ फर्स्ट, कर्नाटका गवर्नमेंट अनवील्स डिजिटल ग्रीवेंस पोर्टल फॉर गिग वर्कर्स। अब यहाँ पे गिग वर्कर्स तो देखो हम सब जानते हैं, गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? बेसिकली जो ऐसी प्लेटफॉर्म है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करती है और प्लेटफॉर्म्स पे काम करती है। प्लेटफॉर्म एंड गिग वर्कर्स एक्चुअली एक ही टर्म है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स स्पेशली प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और वो परमानेंट भी हो सकते हैं, लेकिन गिग वर्कर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होता है, एक से दो काम एक साथ करते हैं और इस तरीके से प्लेटफॉर्म बेस्ड, जैसे जोमेटो, स्विगी, इन सब में वो काम करते हैं। तो आई होप यू गॉट डिलीवरी बॉयज और ये सब जो होते हैं, ठीक है। तो अब ये गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटका ने पहली गवर्नमेंट ऐसी बन गई है जिसने एक डिजिटल पोर्टल पूरा बना दिया है। दे हैव ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज्ड स्पेशलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। जो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स हैं, जो जोमेटो, स्विगी, ओला, ऊबर, इन सब में काम कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स के लिए एक
ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब क्या होता है कि कोई अगर प्रॉब्लम है उनको, कोई अगर उनको परेशानी है, कोई कंप्लेंट करनी है, तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म कर्नाटका ने बनाया है। और कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बोर्ड जो है उसने इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ ई गवर्नेंस, डीजी जो है डिपार्टमेंट ऑफ ई गवर्नेंस, उसके साथ मिलकर के ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है ना। इसका नाम है IPGRS यानी इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पोर्टल। एंड इसके थ्रू ये गिग वर्कर्स का जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, और कर्नाटका ने स्टार्ट किया तो ये भी आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट स्टेट है। महाराष्ट्र ओपन्स द मिसिंग लिंक टू कट ट्रेवल टाइम बिटवीन मुंबई एंड पुणे। अब ये जो न्यूज़ है ये है मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी आपसे बस सिंपल सा इतना ही पूछेगा कि ये मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट क्या है या किस स्टेट से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है, और दिस इज टू ट्रेवल टाइम बिटवीन मुंबई एंड पुणे। मुंबई एंड पुणे का जो ट्रेवल टाइम है उसको कम करने के लिए है ना। इसमें बेसिकली जो लोनावला वाला सेगमेंट है, वहाँ काफ़ी घाट वाट भी पड़ते हैं और वहाँ पे कई बार जैम भी हो जाता है और रिस्की भी रहता है, तो उसको बाईपास करने का एक मैकेनिज्म है मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। एंड ट्रेवल टाइम जो है मुंबई पुणे का वो भी डिक्रीज हो जाएगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे है चेंजेस टू सिटीजनशिप रूल्स नोटिफाइड बाय द सेंटर। अब सेंटर ने अभी चेंजेस किए हैं टू द सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2009, और ये जो नए चेंजेस हैं किसके रूप में आए हैं, ये चेंजेस हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026, ठीक है ना। अब इसमें दो तरीके के मेजर चेंजेस हैं। एक तो बहुत सारे ऑनलाइन इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ऑनलाइन इनिशिएटिव्स क्यों लिए गए हैं, ताकि जो OCI यानी कि जो ओरिजिन इंडियन ओरिजिन के सिटीजन्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशंस हैं, कार्ड होल्डिंग है, ये सब डिजिटल एप्लीकेशन के थ्रू की जा सके। प्लस अगर उनको रिनंसिएशन करना है, रिनंसिएशन मतलब कि जो हमारी सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप जो है वो छोड़ने के 2-3 तरीके होते हैं कि रिनंसिएशन होता है, दूसरा टर्मिनेशन होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा एक बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन भी किया जाता है, खुद गवर्नमेंट डिस्क्वालीफाई कर देती है आपको, है ना। तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं एंड जिसके थ्रू इंडियन सिटीजनशिप जा सकती है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि सिटीजनशिप रूल में चेंज क्या किया गया है। तो एक तो डिजिटल प्रोसेस इंक्लूड की गई हैं, दूसरा जो माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड की बर्थ रजिस्टर करते समय पहले जो नियम था 2009 में वो था कि पेरेंट्स एक डिक्लेरेशन देते थे, पेरेंट्स वर गिविंग अ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन रहता था वो पेरेंट्स का कि नहीं भैया हमारा बच्चा जो है माइनर है एंड ये बाहर कहीं पैदा हुआ है बट कहीं और का पासपोर्ट होल्ड नहीं करता है, ठीक है ना। अब उसको लॉ के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। द चाइल्ड कैन नॉट एट एनी टाइम होल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री वाइल ऑल्सो होल्डिंग द इंडियन पासपोर्ट। तो पहले केवल सेल्फ डिक्लेरेशन से काम चल जाता था, अब सेल्फ डिक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर प्रूफ वैलिड के साथ चाहिए, है ना। ये कुछ चेंजेस किए गए, थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया है बेसिकली। बात करते हैं एडिटोरियल सेगमेंट में। जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल आया है, वो है अबू धाबी एग्जिट, यानी कि जो UAE है उसने ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ दिया है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा आर्टिकल है। क्या है, कैसे है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सारी चीज़ें हम देखेंगे। UAE ने 28 अप्रैल को अचानक बोल दिया कि मैं ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ रहा हूँ, इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई। 1 मई से ओपेक प्लस दोनों छोड़ रहा है UAE, ठीक है। काफ़ी लोग सरप्राइज्ड भी थे कि भाई ऐसा टाइम चल रहा है, क्यों ऐसा किया UAE ने। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों UAE ने ओपेक को छोड़ा है। तो लेट्स सी। सबसे पहला कोटा फ्रस्ट्रेशन। अब ऑथर ने कहा कोटा फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि UAE में बहुत सारे मैसिव रिजर्व्स हैं ऑयल के, है ना। इतना रिजर्व है कि 6th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में रिजर्व, ठीक है ना। एंड दे वांटेड टू प्रोड्यूस 5 मिलियन बैरल्स पर डे। वो चाहते थे कि एक प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करें ऑयल, बट ओपेक का जो कोटा है वो केवल 3.45 मिलियन बैरल ही अलाउ कर रहा था। तो इस कारण से 1.5 मिलियन बैरल जो था वो कैपेसिटी उनकी अनयूज्ड रह रही है। तो UAE को ऐसा लग रहा था कि भाई सऊदी अरेबिया अपना क्लैमर यूज कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है ओपेक को। दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि ज़्यादा ऑयल निकालने का कारण ये था UAE का, वो ये चाहते थे कि भैया फ्यूचर में जो है ऑयल जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ऑयल लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनको क्लाइमेट चेंज और ये सब की परवाह रहेगी। तो ऐसे में ऑयल इससे पहले कि ऑब्सलीट हो जाए आप बेच लो जितना ज़्यादा बेचना है। तो ये दिस वाज द लॉजिक ऑफ UAE। देन वॉर एंड जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो ईरान ने अटैक किया था UAE को, लगभग 2200 ड्रोन्स अटैक किए थे। एंड ऐसे में जो सऊदी अरेबिया से भी UAE की राइवलरी चल रही है, तो ओपेक को छोड़ना एक तरीके से UAE अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर रहा है कि नाउ वी आर नॉट अंडर द सऊदी इन्फ्लुएंस, हम इंडिपेंडेंट हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो वॉन्टेड टू टेक द मार्केट एडवांटेज,
कि जैसे ही अभी तो ब्लॉकेड चल रहा है, चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रीजन में, जैसे ही ब्लॉकेड हटेगा तो ऑब्वियस सी बात है, और इनकी कैपेसिटी भी अब ये 5 मिलियन बैरल जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ही अपने मार्केट को एडवांटेज ले सकते हैं, एशियन मार्केट्स को कवर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ वर्ल्ड के लिए? तो वर्ल्ड के लिए तो ये मतलब है कि ओपेक और ज़्यादा वीक हो गया है, कि यूएई जो था ओपेक का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, अब इसका एग्जिट हो गया, मतलब ओपेक थोड़ा वीक हो गया। ऑयल प्राइसेस घट जाएंगे थोड़े, क्योंकि यूएई अपना सप्लाई बढ़ा देगा, जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा डिमांड सप्लाई के लॉ से प्राइसेस जो हैं अपने आप डिक्रीज हो जाएंगे। और ऑयल प्राइसेस से बेनिफिट यूएस को भी मिल सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर सस्ते हो जाएंगे दाम तो ट्रम्प को बेनिफिट मिल सकता है। इंडिया के लिए क्या मतलब है? इंडिया के लिए मतलब है कि इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, और यूएई जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, तो यूएई पे हम और ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं। प्राइजेस घटेंगे तो ऑब्वियस बात है हमें भी रिलीफ मिलेगा, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ये सब चीज़ें होती हैं वो कम हो जाएगा, और इसके अलावा एनर्जी टाइज को हम और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं यूएई के साथ। तो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, यूएई के बारे में आपको पता चला काफ़ी कुछ, वो सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे देखो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दिख रही यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, देखने लायक हो। यहाँ पे भी ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ओके, अभी एक लाइब्रेरी न्यूज़ में थी, बुकवर्म जो लाइब्रेरी है वो बेंगलुरु की लाइब्रेरी है जहाँ पानी भर गया था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो देख लेना उसके बारे में। एक मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आज जो मैप हम डिस्कस करेंगे वो है क्यूबा का मैप। सो लेट्स डिस्कस द मैप ऑफ क्यूबा। क्यूबा का मैप आप देखो, पहले तो वाटर बॉडीज़ अगर आप देखो तो ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, अटलांटिक ओशियन, और नीचे केमैन ट्रेंच, कैरिबियन सी इनको टच करता है। देन क्यूबा की कैपिटल हवाना है, ये भी आपको दिख रहा होगा। सियरा डी लॉस और ओरेगनोस, ये भी जगह याद रखना। सियरा मेस्त्रा जो नीचे वाला पार्ट है, सियरा मेस्त्रा आपको दिख रहा होगा, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। देन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता सक, गल्फो डी बताबानो, ये भी देख लो, वाटर बॉडीज़ देख लो, है ना, तो बस ज़्यादा नहीं है। केमन आइलैंड्स नीचे यूके उनको होल्ड करता है, तो वो भी दिख रहा होगा। जमैका नीचे है, लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करता, बट ये केमन ट्रेंच से डिवाइडेड है जमैका। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।